हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बार्क की एग्जाम डेट आ गई है और बार्क एग्जाम डेट आने की वजह से हम प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेज 1 की फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है जो आप लोगों को देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। टोटल यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन सेट रहेंगे। एक में मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस में 20 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस से 2 करवा दिया है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सक्सेस कैरियर। ठीक है, सक्सेस कैरियर पे आ जाएंगे। यहाँ पे चले आएंगे। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 को देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे फीटर का मैराथन क्लास चला दिया है। साथ में यहाँ पे अगर आप और आएंगे तो यहाँ की साइंस भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे बार्क साइंस 300 का क्वेश्चन मैराथन क्लास मिल जाएगा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो टेस्ट सीरीज में आकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपए में। ये 99 रुपए में प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो भी दोनों जगह पे। देखिए मोबाइल ऐप के लिए आप लोग सक्सेस कैरियर सर्च कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 9140822403। इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लांट ऑपरेटर के लिए एडवांस टेस्ट, फीटर के लिए एडवांस टेस्ट और इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एडवांस टेस्ट बना दी गई है। साथ में अगर आप ई बुक या प्रीवियस ईयर से पेपर से तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप में आपको ई बुक सेक्शन मिलेगा, उस पर आप लोग जाएंगे ऐप में। और उसके बाद बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड मॉडल पेपर पे जाएंगे। यहाँ पे सभी तरह के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश में 10 विथ आंसर की आपको मिल जाएगा बार्क एनपीसीआई स्टेज 1 की प्रीवियस ईयर पेपर के। साथ में यहाँ पे कंप्लीट ई बुक चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। यहाँ पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ठीक है, डीजल मैकेनिक और कारपेंटर, एमएमबी, आरएसी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के पीडीएफ भी आपको मात्र 59 रुपए में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर आपको आएगा वो आप लोग बताते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिया है दो क्रमागत, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहले नंबर पे, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग यहाँ पे 290 दिया हुआ है, तो वो संख्या बोल रहा है। तो देखिए विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, यही विषम संख्या होती है। कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो हम मान लेते हैं पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, उसके 2 अंक आगे का होगा, तो x+2 मान लिया। अब बोल रहा है विषम पूर्णांक को वर्गों का योग, तो वर्गों का योग आप लोग निकाल दीजिए। जो हमने माना हुआ है ना x+2, इसके वर्गों का योग हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्गों का योग हो गया कितना है, 290 के बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 290 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x प्लस 4 इक्वल टू 290 हो जाएगा। देखिए दो से सारी चीजें कट रही है ना, तो हम 2 से कटा देंगे। इसको 2 से कटा दिया, इसको भी 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी की 4 होता है, 2x प्लस इसको भी 2 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी की 4, फिर इसको भी 2 से कटा देंगे, 2 एकने 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, इतना हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इधर ये वाला चीज इसको भी इधर लेते आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है ना, तो ये इधर आएगा तो 145 माइनस में बन जाएगा। 145 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 143 इक्वल टू 0। अब देखिए 143 को ऐसे ब्रेक करेंगे ना कि जोड़कर हमें क्या आ जाए, 2x के वैल्यू, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस क्यों होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये 145 इधर है ना, इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो माइनस 145 प्लस 2 तो माइनस 143 बनेगा। अब 143 को हमें ब्रेक करना है कि हमारा घटा कर कितना है, 2x के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसको देखिए 143 किस संख्या से कट रहा है, 3 4 3 7, इसको कटाइए
तो देखिए इसको हम लोग कटा पाएंगे 13 के पहाड़ा से या 11 के। 13 गुणे 11, 13 का 13 दही 130 और 13 143 हो जाएगा। यानी कि 13 और 11 में ब्रेक कर सकते हैं। और 13 और 11 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके आगे का देखिए हम तब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे वैल्यू में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 13x माइनस 11x दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब उसके आगे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लीजिए तो x प्लस 13 हो जाएगा। और माइनस इन दोनों में माइनस 11 कॉमन है तो 11 बाहर निकाल लीजिएगा तो बचेगा क्या, x। और यहाँ माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस बन जाएगा। और 11 कॉमन हो चुका है 143 में, 11 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 13 दोनों जगह कॉमन है तो x प्लस 13 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 11 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 13 इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस 13 आ जाएगा, जो कि माइनस विषम संख्या है, माइनस में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मान लेते हैं x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये वाले पार्ट को 0 मान लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 हो सकता है। और दूसरी संख्या देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमने x माना था ना, x की वैल्यू 11 आ गया तो दूसरी वैल्यू क्या आ गया, 11 प्लस 2 यानी x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 यानी कि 13 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। तो 11 13 जो ऑप्शन होगा वही आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक और समान है। यहाँ पे याद रखिए जब मूल वास्तविक और असमान बोलते हैं ना, इक्वेशन हुज रूट्स आर रियल एंड इक्विवेलेंट, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं d इक्वल टू यानी कि विविक्तर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जब मूल बराबर होगा ना तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। यानी कि देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0। जब मूल वास्तविक होता है और असमान होता है तो ये कंडीशन आती है। आपको पता है ना कि मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम माइनस बी, जैसे x की वैल्यू निकालना होता है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करता है कि मूल वास्तविक होगा, वास्तविक या असमान होगा या काल्पनिक होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है यानी कि मूल वास्तविक और असमान होगा। तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको इसको तुलना कर देना है किससे, इसके स्टैंडर्ड से, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। यानी कि ए की जगह क्या हम मान लेंगे, ए की जगह 18 हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा, तो बी की जगह यहाँ पे के हो जाएगा, और सी की जगह क्या हो जाएगा, तो सी की जगह 2 हो जाएगा। बस यही चीज इसमें रख देना है। बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, या बी स्क्वायर ही रहने दीजिए, हम बी स्क्वायर के मान लेते हैं। चलिए के माने हुए तो के स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के का मान ही ज्ञात करना है तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 18 है, सी का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको करिए 18 चौके 72, 72 दूनी 144 होता है, तो 144 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए के स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है ना तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। तो के इक्वल टू अंडर रूट 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। के का वैल्यू क्या आ गया, के का मान ज्ञात कीजिए ही बोला है, तो के का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए 12, ये वाला 12, ठीक है। प्लस माइनस में आता है क्योंकि अंडर रूट रहता है ना, अंडर रूट हम देखिए यहाँ पे अंडर रूट रहता है तो ये प्लस माइनस 12 हो जाता है, क्योंकि हम 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और माइनस 12 का देखिए माइनस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस बन जाता है, इसलिए माइनस प्लस प्लस माइनस 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए दूसरे के बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 मोबाइल फोन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए 3 मोबाइल फोन और 1 वॉकमैन का मूल्य 8,000 रुपए है, जबकि 3 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन का मूल्य यहाँ 80,000 रुपए है।
देखिए 3 मोबाइल फोन और 1 वॉकमैन का मूल्य 80,000 रुपए है, और जबकि 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन का मूल्य 1.5 लाख रुपए है। एक मोबाइल फोन का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको करने के लिए देखिए इसको क्या कर सकते हैं, पहला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 मोबाइल फोन प्लस 1 वॉकमैन, 1 वॉकमैन इक्वल टू कितने हजार का है, 80,000 का है। ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ऐसे ही जबकि 5 मोबाइल प्लस कितना वॉकमैन, 2 वॉकमैन इक्वल टू कितना है, 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, अब ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें क्या हमें ज्ञात करना है, मोबाइल फोन का वॉकमैन, मोबाइल फोन का मूल्य ज्ञात करना है। तो मोबाइल वाला हमें चाहिए, तो हम एक वॉकमैन का मूल्य निकाल ले सकते हैं यहाँ से। तो एक वॉकमैन इक्वल टू 80,000। अब देखिए यहाँ 3 मोबाइल फोन है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, 3 मोबाइल फोन को घटा देंगे तो एक वॉकमैन का निकल जाएगा। 80,000 में से 3 मोबाइल फोन की कीमत को निकाल देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, एक वॉकमैन का आ जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन 3 बन जा रहा है, तीसरा नंबर का इक्वेशन बन गया। इसे क्या करेंगे ना, एक वॉकमैन का अगर इतना रुपए है तो 2 वॉकमैन का कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखिए नया इक्वेशन बनेगा, इसमें हम रख रहे हैं 5 मोबाइल फोन प्लस 2 एक वॉकमैन का कीमत कितना है, 80,000 में से 3 मोबाइल को घटा देंगे, यानी कि 80,000 माइनस 3 मोबाइल फोन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन में हमने रख दिया। अब देखिए 1.5 लाख रुपए आ गया ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये 1.5 लाख रुपए आ गया है। अब देखिए ये क्या हो गया, 5 मोबाइल फोन प्लस 2 8 16, ये 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000 हो गया। अब माइनस द्वितीय 6 मोबाइल फोन हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 1,60,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम 5 मोबाइल फोन माइनस 6 मोबाइल फोन इक्वल टू, ये 1.5 लाख इधर तो है ही ऑलरेडी, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव में है तो इधर आके क्या बनेगा, निगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, इसको निगेटिव में ले लिया। अब देखिए 5 मोबाइल में से 6 मोबाइल घटाना है, यानी कि 6 मोबाइल, एक निगेटिव मोबाइल बचेगा ना, 1 एम बचेगा, या सिर्फ हम 1 एम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये भी माइनस 10,000 रुपये बचेगा, 10,000। ठीक है, 10,000, ये मैं 10,000 कर दे रहा हूँ, ये 10,000। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो गया, 10,000 बच गया ना यहाँ पे, हाँ 10,000। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि एक मोबाइल फोन की कीमत कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन ने दिया है। निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, और जो आपको बचाना है ना उसको क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम में 3 नंबर, तो ये सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 15 रहेगा, 2 9 18। फिर अब 3 से ले जाएंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 1 5 1, फिर 5 से जाएगा तो 1 1 और 1। अब ये क्या हमारा एलसीएम निकल कर आ गया, 2 3 6, 6 5 30, 30 3 90, 90 एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारा कितना आया, 90 आ गया। अब बोल रहा है कि इन सब से तो कट ही जाएगा, लेकिन कटने के बाद 3 शेष बचे तो बस 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका जो निम्नतम संख्या जो आएगा वो निम्नतम संख्या आ जाएगा 93। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 93 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक कार्य एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को कितना 90 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य को पूर्ण करते हैं। ए को 30 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं और बी को 20 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। तब कार्य पूर्ण होने के बाद उनकी आय का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का देखेंगे, ए यहाँ पे कितना दिन कार्य करता है, 20 दिन कार्य करता है। बी उसी कार्य को कितना दिन करता है, 30 दिन कार्य करता है। तो 20 दिन कार्य किया तो एक दिन का
300 रुपये मिल रहा है ए को, तो एक 20 × 30 हो जाएगा। ए को 20 दिन कार्य करता है, अब एक दिन का 30 रुपये मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा, ए का 600 रुपये हो जाएगा। और बी को 20 रुपये दिन दिए जाते हैं, तो बी को अब निकालेंगे। बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा, तो 30 गुणे यहाँ पे इसको कितना रुपए मिल रहा है, 20 रुपये, यानी कि टोटल इसे भी 600 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक साथ कार्य करते हैं ये बोला गया है, तो यहाँ पे ये वाला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अलग अलग निकालना होगा तब तो औसत ऐसे निकल जाता है, लेकिन एक साथ कार्य करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए 20 दिन में किसी कार्य करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। टोटल कितना यूनिट है, 20 दिन में ये करता है, तो टोटल मान लीजिए काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए कि 60 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा, अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्या हो गया, यहाँ पे टोटल वर्क निकल कर आ गया, टोटल वर्क। अब देखिए 20 दिन में कार्य कर रहा है तो एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा होगा, तो 3 यूनिट कार्य कर रहा होगा। ऐसे ही बी 30 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, टोटल 60 यूनिट है, तो ये एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट वर्क को कर रहा होगा। ठीक है, अगर दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं, देखिए दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट, तो ए एक दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। और देखिए 60 यूनिट टोटल है, 5 यूनिट दोनों एक दिन में मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल कार्य को वो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में कर देंगे दोनों मिलके। अब 12 दिन है तो 12 दिन दोनों काम करेंगे, तो देखिए 12 दिन ए भी काम करता है, 12 दिन, 12 गुणे, अब इस 12 को 30 रुपए मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि ए को कितना रुपए मिलेगा, 360 रुपए मिलेगा। बी को कितना रुपए मिलेगा, तो बी भी 12 दिन वर्क किया, अब बी को कितना रुपए मिल रहा है, एक दिन का 20 रुपए मिल रहा है, तो 20 रुपए ले लीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 240 रुपए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 360 रुपए ए को मिला और 240 रुपए किसे मिला, बी को मिला, दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी को जो मिला वो जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 360 रुपए तो ए को मिला है, प्लस बी को कितना मिला है, 240 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे तो 600 रुपए होगा। अब बोल रहा है कि आगे, तब कार्य पूर्ण होने के बाद उनकी आय का औसत ज्ञात कीजिए, तो आय कंप्लीट हो गया, 600 रुपए पा लिए, तो उनका औसत क्या होगा, तो यहाँ पे 600 में औसत 2 लोगों का है, तो 2 लोगों से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो औसत निकल कर आ जाएगा 300 रुपए, यानी कि 300 रुपए औसत वो कमाए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो 5वां क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई का काम क्रमशः 12 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6000 रुपए के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जेड को उस काम के लिए हिस्से के लिए कितना वेतन मिला। चलिए इसको करिए। देखिए इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल मेथड अपनाते हैं। देखिए एक्स उसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में करता है। वाई उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और जेड और एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6000 रुपए के लिए कुल वेतन में इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितना दिन में, 5 दिन में कर दे रहे हैं। तो इनका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इनका एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे, टोटल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल कितना आएगा, 60 आएगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। 12 5 से 60 होता है। अब देखिए 12 दिन में कर रहा है एक्स किसी कार्य को, तो टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो एक दिन का काम कितना आएगा, इसको कितना यूनिट आएगा, 5 यूनिट आएगा। 10 दिन में वाई करता है तो एक दिन का इसका काम क्या होगा, टोटल 60 है तो 6 यूनिट एक दिन में करता होगा, तभी तो 10 दिन में 60 यूनिट करेगा। अब एक्स वाई जेड तीनों मिलकर कर रहे हैं, 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कंप्लीट करेंगे, तो ये 12 यूनिट कंप्लीट करेंगे, तभी तो 5 दिन में होगा 12 5 60 यूनिट। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर 12 यूनिट किए हुए हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना दिन में किए हुए हैं, 12 यूनिट किए हुए हैं। ठीक है, एक दिन में काम। अब एक्स एक दिन में कितना कर रहा है, तो 5 यूनिट कर रहा है। वाई कितना यूनिट कर रहा है, तो 6 यूनिट कर रहा है। तो जेड कितना, देखिए 5 6 11 हो गया, टोटल ये 12 यूनिट एक दिन में कर ही रहे हैं। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा,
कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर जेड 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 5 दिन में कितना यूनिट करेगा, 5 गुणे 1 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट कंप्लीट करेगा 5 दिन में। तो बोल रहा है जेड को उस हिस्से के काम के लिए कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, 5 यूनिट इसे मिलेगा, तो 60 में से 5 यूनिट जेड को मिलेगा, जेड को ही पूछा जा रहा है। और टोटल पैसा कितना मिला हुआ है, 6,000 रुपये मिला हुआ है। अब 60 से 60 एक बार में चला जाएगा, यहाँ पे 100, यानी कि जेड को कितना रुपए मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा 5 यूनिट का। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 500 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, माना ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। देखिए 989 गुणे 989, 524 गुणे 524, 1048 गुणे 989, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए इसको आप लोग देखेंगे, इसको ए मान लेते हैं, ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी माइनस, ये देखिए ये 524 का 2 गुना है तो 2 गुणे 524 लिख सकते हैं ना। अब 524 को हमने क्या माना है, बी माना है, और 989 को क्या माना है, ए माना है। ये आ गया। तो अब देखिए ये किसका फार्मूला बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब इसको कर लीजिए आप लोग, कैसे करेंगे, तो a की जगह पे क्या आया हुआ है, a की जगह 989 आया हुआ है, माइनस b की जगह क्या हुआ है, आया है तो 524 आया है, का होल स्क्वायर निकालने के, यही हमारा आंसर होगा। तो घटा लेते हैं, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 465 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 465 गुणे 465 कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही होगा। देखते हैं, गुड़ा ही कर लेते हैं। 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 6 30, 2 32 के 2 हासिल लगा 3, 5 6 20 3 23, ये आ गया। यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं एक बार, 6 से ले जाएंगे, 6 5 30, 6 6 36, 3 39 के 9 हासिल लगा 3, 6 6 24 3 27, ठीक है। यहाँ पे भी क्रॉस कर दे रहे हैं। अब 6 5 के 20, 4 5 20, 4 6 24, 2 26 के 6 हासिल लगा 2, 4 4 16 2 18, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 2, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 2 9, 9 6 15 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1, यानी कि कितना आ रहा है, 2,16,225, 2,16,225, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बार को एक समान वजन के छोटे टुकड़े में काटा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति को ऐसे 2 बार दिए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, यानी कि किसको ज्ञात करना है, व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जो जिनके बीच सभी बार्स को बांटा जाता है। 3 चॉकलेट बार आर वेटिंग 600 ग्राम, 420 grams and 780 grams were cut into small pieces of uniform weight. If 2 such bars are given to one person, then what will be the minimum number of such person between whom all the bars can be distributed? अब देखिए यहाँ पे चॉकलेट दिया गया है ना, 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बार हैं। तो एक समान वजन में छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो इनको क्या करना होगा, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा, यानी कि मसा ज्ञात करना होगा। तो मसा कैसे निकालेंगे, इनका मसा हम लोग निकाल लेते हैं। इनका मसा निकालने पे देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, सबसे पहले हम 420 से 600 को डिवाइड कर रहे हैं, 420 को इसमें 600 में डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार 420 आएगा, बचेगा कितना 0, 10 में से 2 गया 8 और 180 बचा। अब 180 बचा है, तो अब इसको हम लोग 420 में डिवाइड कर लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 360 आएगा, बचेगा कितना 60 बचेगा, 420 में से 360 घटाएंगे, अब 60 बचा तो 60 से 180 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 36 18 कट गया, तो हमारा मिनिमम क्या आ गया, 60 आ गया। अब 60 तो आ गया इन दोनों में 60 आया। अब इसको भी कटा के देख लेते हैं, 60 से अगर कट जा रहा है तो हमारा 60 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा 780। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 60 खने 60, कितना बचेगा 18 बच गया, 0 उतर जाएगा, 36 18, यानी कि ये भी कट जा रहा है, ये भी 136 18 180 आ रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे हमारा HCF यानी कि मसा आ गया है, मसा कितना आ गया है 60 आ गया। अब 60 आ गया ना, अब देखिए तो आ गया 60। अब हमें क्या करना है, यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 बार दिए जाते हैं तो व्यक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी ये पूछा जाए। तो 60 ग्राम का तो यहाँ 60 ग्राम तो आ गया ना, एक टुकड़े का वजन 60 ग्राम रहेगा। तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे वो देख लेते हैं। तो अब इनको क्या करना होगा, सभी को जोड़ना होगा, सभी को जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 600 400 प्लस 420 प्लस 780। देखिए 80 में 20 जोड़ दीजिए, ये 800 बना देगा। 800 400 1200 12 6 1800 1800 ग्राम निकल कर आ गया। ठीक है 1800 ग्राम, और 1800 ग्राम तो निकल कर आ गया। और एक जो यहाँ पे बार्स बनाया जा रहा है, चॉकलेट बार, एक बार्स का कितना ग्राम का है, 60 ग्राम का है। तो 60 ग्राम से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 यानी कि 30 क्या बनेगा, 30 बार्स बनेगा। कितना बनेगा, 30 चॉकलेट बार्स बनेगा। तो 30 चॉकलेट बार्स बना। और ऐसे एक व्यक्ति को ऐसे 2 बार दिए जाते हैं तो कितना बार कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 30 बार से है। ठीक है, और एक व्यक्ति को 2 बार से दिया जा रहा है तो कितने व्यक्ति आ जाएंगे, यहाँ पे 15 व्यक्ति आ जाएंगे ना, 15 व्यक्ति, 15 पर्सन आ जाएंगे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है, तो 15 व्यक्ति हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 15 व्यक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखिए दिया हुआ है 3 संख्याएं, 3 numbers are co-prime to each other such that the product of the first 2 number is 391 and the product of last 2 number is 943. Find the 3 number. देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं एक दूसरे के इस प्रकार से अभाज्य है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 943 है। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना तीनों संख्याएं हम यहाँ पे A, B और C ले लेते हैं। तीनों सहभाज्य हैं, मुझे नहीं पता है। अब पहली संख्या बोल रहा है कि 3 संख्या एक दूसरे के सहभाज्य है। पहली दो संख्या क्या होंगी, ए और बी, ए इंटू बी। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 391। और अंतिम 2 संख्या क्या होंगी, बी सी हो जाएगी। तो अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है यानी कि बी गुणे सी कितना दे दिया है, 943 दे दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे ये पहला इक्वेशन हो जा रहा है, ये दूसरा इक्वेशन हो जा रहा है। हम कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, बी क्या है, कॉमन है, बी कॉमन है। ये कॉमन कब आएगा, जब हम 391 और 943 का क्या निकाल दे, एचसीएफ निकाल दे। तो चलिए 391 का हम और 943 का एचसीएफ अभी निकाले हैं भाग विधि द्वारा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, इसको कटा के देख लेते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो देखिए भाग विधि से हम कितनी बार ले जाएंगे इसको, 3 बार में ले जाएंगे। 3 एकने 3, 3 9 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 3 9, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ले जा रहा हूँ ना। यहाँ पे मैं इरेज कर ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 बार ले जा रहा हूँ। 2 एकने 2, 2 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 2 6 1 7। चलिए घटा लीजिए, 3 में से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 में से 2 गया है ना, 14 में से 8 गया, 6 बच गया। यहाँ पे कितना बचा, 8 बचेगा, 8 में 7 गया 1। अब 161 बचा, 161 को 391 में हम लोग डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 बार में, यहाँ पे देखिए 2 एकने 2, 2 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 एकने 2, 2 6 12 के 2 हाथ से लगा 2 एकने 2 1 3। ये कितना आया, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 8 गया, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 14 में से 8 गया 6 होगा ना, ये 6 आ ही गया। ये 391 है, ठीक है 391। अब इसको घटाइए, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 एक हासिल दे दिया, 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, ठीक है 69 आ गया। अब 69 को हम लोग यहाँ पे शेष बचा हुआ है, अब 69 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 161 में डिवाइड करेंगे, यही ना। चलिए अब यहाँ पे 161 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितनी बार ले जाएगा देखते हैं, 3 6 18, 3 बार नहीं 2 बार ले जाएंगे इसको। 2 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 2 6 12 1 13, कितना शेष बच जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, ये कट ही जाएगा। अब 23 बचा, अब 69 में ले जाएंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 3
3 तिली के 9, 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे, एचसीएफ भी मैं लिख ले रहा हूँ ऊपर ही, एचसीएफ यानी कि मौसा कितना आ गया यहाँ पे 23 आ गया है। अब देखिए 23 आ गया तभी तो देखिए यहाँ पे 23 कॉमन हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए गुड़े 23 इक्वल टू 391 और बी की जगह 23 गुड़े सी इक्वल टू 943। यही तो होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे, एक उसमें कॉमन होता है। तो 23 यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। और सहभाज्य का मतलब वह संख्या, जैसे दो सहभाज्य संख्या है, दो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 3 सहभाज्य संख्या है, 3 से कटेगा या एक से कटेगा। तो ये हो गया। अब ए की वैल्यू यहां से निकल सकती है ना 391 बटा में 23, और यहां से सी की वैल्यू निकल सकती है 943 बटा में 23। कटा लेंगे, देखते हैं हम 23 को कटा लेते हैं, 23 से 391 को कटा लेते हैं, कितनी बार जाएगा देखते हैं। ये 3 एकने 3, 23 एकने 23, ठीक है। 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और 1 यहाँ पे उतर जाएगा। अब कितनी बार ले जाते हैं, 7 बार में ले जाते हैं। 7 तिली के 21, 1 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 1 16, ठीक है। ये कट जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा वैल्यू 17 आ गया है। ए की वैल्यू क्या आ गया है 17 आ गया है। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी का यहाँ पे हम लोग 23 से डिवाइड कर लेते हैं 943 को, कितनी बार जाएगा, हम 4 बार ले जाते हैं। देखिए 4 बार जाएगा ये, 4 तेई 12, नहीं 4 तेई 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तेई 12, हाँ 4 बार ले जाते हैं। देखते हैं 4 तेई 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। 94 में से 92 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 उतर जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 23 से करने 23 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी की भी वैल्यू आ गई कितना 41 आ गया, बी की वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया, यानी कि हमें ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। तो वही बोल रहा है तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 17 41 23, 17 41 23, 17 41 23, 17 41 23 चौथे ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स एंड 15 किलोमीटर पर आवर्स रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे देखिए ए का स्पीड जो दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का 15 किलोमीटर घंटा है, ठीक है। ये ए की गति है और ये बी की गति है, ठीक है। मैं थोड़ा एक निश्चित दूरी तय करती हैं, तो औसत गति और ट्रेनों की औसत गति का औसत। तो ट्रेन की औसत गति कैसे निकालेंगे, तो देखिए औसत गति के 10 गुणे 15 बटा में दोनों को जोड़ देंगे 10 15 और 10 और 15 को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, औसत स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगा, स्पीड एवरेज। ये कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा बटा में 25 इक्वल टू कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 6 बार में जाएगा ना। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, गुणे 2 कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है कि 2 गुणे स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपान स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब 2 गुणे ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 300 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 15 10 गुणे 15 150, गुणे ये 2 है, गुणे 2 है ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 300 बटा में 25 आ जाएगा। ये कितनी बार आ जाएगा 12, यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गया। अब यहाँ पे 12 आ गया, ये याद रखिएगा, ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर्स। ये क्या आ गया है, एवरेज स्पीड आ गया है। अब दूसरा यहाँ पे औसत गति का औसत पूछा है, तो औसत गति का औसत निकालने के लिए एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। और ये दो ट्रेनें है ना, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 15 10 15 25 बटा में 2 इक्वल टू 12.5 आएगा। ये भी आ गया, औसत गति का औसत है। अब औसत गति का औसत यहाँ पे हमारा आ गया, तो अब दोनों को जोड़ लेंगे। बोल रहा है उसी का क्या बोल रहा है, औसत गति का औसत ज्ञात करना है। तो पहले वाले का 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और औसत गति का औसत निकालना है, तो 12.5 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 12 12 24
24/5 आ गया। फिर इसका भी औसत बोल रहा है, तो इसका भी औसत निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दो ट्रेनें हैं ना, उसकी औसत गति क्या हो जाएगी, तो ये 12.25 आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हरात्मक श्रेणी दिया हुआ है ना, 611 टर्म ऑफ HP हरात्मक श्रेणी दी है कि छठे और 11वें पद को दिया हुआ है, तो हरात्मक श्रेणी का पहला पद क्या होगा। तो देखिए हरात्मक जो श्रेणी होती है HP, ये AP का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, AP का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/11 है ना। देखिए यहाँ पे हरात्मक श्रेणी का छठा पद 1/11 है, तो AP क्या हो जाएगा, यहाँ पे AP इसका उल्टा हो जाएगा, 1/11 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितने पद का है, छठा पद का है। ऐसे ही HP दिया हुआ है यहाँ पे 11वें पद का, तो 11वें पद का 1/19 दिया हुआ है, तो AP 11वें पद का यानी कि समांतर श्रेणी इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 19। अब देखिए इसका फार्मूला आप लोग को आसानी से पता है, फिर बोला जा रहा है तो हरात्मक श्रेणी का पहला पद। तो हरात्मक श्रेणी का पहला पद निकालने के लिए हम समांतर श्रेणी का पहला पद निकालकर उसके 1 में कर देंगे, तो हमारा हरात्मक श्रेणी आ जाएगा। तो ये 6वां पद 11 आ गया है समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का क्या होता है, A ब्रैकेट में 6 - 1 होता है, यानी कि 5D इक्वल टू 11 आ गया। ऐसे ही AP का 11 दिया हुआ है, तो A प्लस 11 - 1 होता है ना, AP का 11वां पद दिया हुआ है, तो यहाँ पे n - 1 मतलब कि 11 - 1 यानी कि 10D इक्वल टू 19 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, ये पहला इक्वेशन बन रहा है और ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन रहा है। अब दोनों के क्या कर दीजिए, देखिए A + 5D इक्वल टू 11 एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन A + 10D इक्वल टू 19। अब क्या कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पे हम सभी को घटा दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 - 10D होगा, यानी कि -5D हो जाएगा, और यहाँ पे 11 - 19 होगा, यानी कि -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8/5 आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। इस डी की वैल्यू हम इस वाले सेक्शन में रख देते हैं, तो A + 5D दिया हुआ है, A + 5D इक्वल टू 11 दिया हुआ है। A की वैल्यू हमें निकाल कर आ जाना है, तो A + 5 इंटू डी की वैल्यू कितना आया है, 8/5 आ गया, गुणे 11। देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, तभी हो पाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, A इक्वल टू 11, यहाँ पे 8 क्या है, प्लस में इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो A इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 यहाँ पे आ गया, ये किसका आया हुआ है, हमने समांतर श्रेणी का फार्मूला निकाल कर लगाया था। अब हमें प्रथम पद तो मिल गया, वही बोल रहा है, तो हरात्मक श्रेणी का पहला पद पूछ रहा है, तो प्रथम श्रेणी प्रथम पद मिला है, किसका प्रथम पद किसका मिला है, तो समांतर श्रेणी का मिला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मिला है, समांतर श्रेणी का मिला है। ठीक है, कितना मिला हुआ है, 3। तो आपको पता है हरात्मक श्रेणी इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हरात्मक श्रेणी का HP का प्रथम पद AP का उल्टा होता है, तो 1 में AP हो जाएगा समांतर श्रेणी में, तो यानी कि 1/3, 1/3 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 15 नंबर का दिया है, 30 का 80% और 25 का 4/5%, सॉरी 4/5 में कितना अंतर है। तो पहले 30 का 80% निकाल लेते हैं, तो देखिए 30 का 80% निकाल लीजिए, कितना होगा, 24 होगा। कितना आ गया, 8 पे लिखे 24, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गई, 24 आ गई। और 25 का 4/5 में कितना अंतर है, तो 25 का 4/5 निकाल लीजिए, 5 × 5 = 25 इक्वल टू इसका 5 को 20 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई। में कितना अंतर है, तो इनका अंतर 24 में से 20 घटा देंगे, तो 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यदि साइन A इक्वल टू √3/2 और सेक B इक्वल टू 2/√3, तो 10A - 10B प्लस काट A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, साइन A इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A इक्वल टू
साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है साइन ए इक्वल टू कितने अंश का मान यहाँ पे √/3 होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। तो साइन से साइन सॉरी यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ ये देखिए थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, नीचे खिसक आया। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये किसकी, यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का एंगल हमें पता चल गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे, यहाँ पे सेक बी इक्वल टू दिया हुआ है, सेक बी इक्वल टू 2/√3 दिया हुआ है ना। तो आप हमें क्या पता है, सेक बी इक्वल टू कितने अंश का मान ये होता है, तो सेक 30 अंश का मान, आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, सेक 30 अंश के मान यहाँ पे 2/√3 होता है। ठीक है, अब देखिए हमें सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी की एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ए की 60 डिग्री आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया है 10a माइनस, देखिए हमें पता किसका करना है, 10a माइनस बी प्लस कॉट ए प्लस बी, यही तो सॉल्व करना है हमें। ठीक है, यही तो सॉल्व करना है। तो 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री आया, बी का वैल्यू 30 डिग्री आया है, कर लीजिए, प्लस कॉट ए का वैल्यू 60 और प्लस बी की डिग्री 60 है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 30 अंश हो जाएगा, 60 में से जाएगा तो प्लस ये काट 90 हो जाएगा काट 90 हो जाएगा। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, प्लस काट 90 अंश का मान 0 होता है, यानी कि हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा इसका 1/√3 आंसर आएगा। यानी कि 10a माइनस बी प्लस काट a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 1/√3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिया है कि देयर इज ए 60% इंक्रीज इन द प्रिंसिपल इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹12,000 आफ्टर 2 ईयर्स एट द सेम रेट। किसी मूलधन में साधारण ब्याज दर पे 6 वर्षों में 60% वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 12,000 रुपए पर कितने चक्रवृद्धि ब्याज होंगे। तो हमें पता है कि एक साल में जो साधारण ब्याज होता है वो समान रेट से हर साल बढ़ता है, यानी कि 6 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, 60% की वृद्धि हुई है। यानी कि एक साल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, एक वर्ष में कितना साल का वृद्धि होता होगा, 10% का होगा, तब भी हमारा 6 वर्ष में कितना होगा, 60% होगी। ये हो गया, तो हमें परसेंटेज तो निकल कर आ गया कि एक वर्ष में कितना हो रहा है, ये 10% वृद्धि हो रही है, तभी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 60% होगा। तो समान ब्याज दर यानी कि 10% ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 12,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के दर से यहाँ पे पूरा मूलधन निकाल दे सकते हैं ना। क्या होता है 12,000 गुणे, देखिए मूलधन गुणे यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस रेट अपान 100 होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पे क्या होता है कितने साल के लिए, 2 वर्ष होता है। यही फार्मूला पे आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ पे 12,000 गुणे, अब देखिए 100 गुणे, यहाँ पे रेट कितना है 10 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110 बटा में 100। कितनी बार, 2 बार है, तो स्क्वायर है ना, तो 2 बार कर दीजिए 110 बटा में 100। तो देखिए 1 2 1 2, कितनी बार, 4 बार मैंने नीचे का कैंसिल किया, तो 4 बार ऊपर का भी कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम 0 पहले लिख सकते हैं, 11 से पहले गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 11 0 0, 11 दूनी 22 के 0, 11 दूनी 22 के 0, हाथ से लगा 2, 11 दूनी, देखिए 11 दूनी 22, सॉरी 11 0 0, 11 दूनी 22 के 2, हाथ से लगा 2, 11 एक 11 2 13, 1320 गुणे, फिर अभी एक 11 बचा है, तो 11 से एक बार और गुणा कर लेंगे। तो कर लीजिए 11 0 0, 11 दूनी 22 के 2, हाथ से लगा 2, ठीक है, 11 33 3, 35 के 5, हाथ से लगा 3, 11 एक 11 और 3 14, यानी कि हमारा जो कितना निकल कर आ गया, ये अमाउंट निकल कर आ गया जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,520 आ गया। तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI इक्वल टू अमाउंट, जो अमाउंट जो है उसमें से प्रिंसिपल को घटा देंगे,
हमारा अमाउंट कितना निकल कर आ गया है? 14,520 आ गया है। प्रिंसिपल कितना था? तो 12,000 रुपये था। इनको हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा? तो यहाँ हमारा 2,520 निकल कर आएगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पे 2,520 करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवर में भारत का प्रति रन रेट, यानी कि 20 ओवर में भारत का प्रति ओवर रन रेट दिया हुआ है, यानी कि 20 ओवर में टोटल रन रेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 ओवर गुणे 7.1 एवरेज बना रहे हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 0, फिर 2 एकने 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि 142 रन 20 ओवर में निकल कर आ गया। 20 ओवर में कितना आ गया? 142 रन आ गया। अब बोल रहा है अब 45 ओवर में 425 रन का लक्ष्य हासिल करना है। तो 45 ओवर में 425 रन का लक्ष्य हासिल करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे खेल जीतेंगे, भारत के लिए आवश्यक न्यूनतम औसत कितना होगा? ठीक है, न्यूनतम औसत पूछा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए हमने तो 20 ओवर खेल लिया है और 20 ओवर में 7.1 एवरेज बना है। भारत का प्रति ओवर रन रेट 7.1 है, यानी टोटल 20 ओवर में ये कितना रन बना चुके हैं? 142 रन बना चुके हैं। तो 425 रन बनाने हैं और 20 ओवर में 142 रन बना चुके हैं। इसको हम लोग घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 5 में से 2 गया 3, यहाँ 12 में से 4 गया 8, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 283 रन बनाना है ना। और कितना रन बनाना है? 283। और 20 ओवर तो खेल चुके हैं, 45 ओवर खेलना है। तो 45 ओवर में से 20 ओवर खेल चुके हैं, यानी कि अभी 25 ओवर और खेलना है। तो ये 25 ओवर में हमें बनाना है, 25 ओवर में हमें 283 रन बनाने हैं। तो भारत को आवश्यक न्यूनतम औसत कितना चाहिए खेल जीतने के लिए? तो 283 है और 25 ओवर बचा है, तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? तो 25 से हम लोग क्या करते हैं? 283 को क्या कर सकते हैं? भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारा एवरेज कितना बनेगा। तो 25 से करने 25 कितना बचा? 3 और 3, फिर एक बार जाएगा 25 से करने 25, 33 में से 25 जाएगा 6 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, फिर दशमलव लगाए तो ऑलरेडी 0 बढ़ता है। 25 यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए 13 में से 33 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा ना, सॉरी यहाँ पे 8 बचेगा, वही गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए 80 में से 1 मिनट 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे 25 कितना जाएगा? 25 या 75 जाएगा, 25 या 75, यहाँ पे कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 25 दूना 50, यानी कि ये आंसर आ रहा है हमारा 11.232, 11.232, यानी कि ये वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 तो होगा नहीं, 12.5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 11.23, यानी कि 11.3 हम लगभग मान सकते हैं ना। चलिए तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड इफ वन आउट ऑफ देम इज बेस्ड विद द हेड ऑन बोथ साइड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन ऑल द कॉइन्स। बोला जा रहा है 3 सिक्कों को उछाला जाता है, उनमें से एक में दोनों ओर हेड है। मान लीजिए कि 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, ये इसमें दोनों तरफ, इस वाले में क्या है? दोनों तरफ हेड है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी हेड है। इधर क्या होगा? एक साइड हेड होगा, यानी कि ऊपर साइड हेड होगा, और नीचे के साइड क्या होगा? तो नीचे के साइड हमारा टेल होगा। ऐसे इसमें भी ऊपर के साइड में क्या होगा? ऊपर के साइड में हेड होगा और नीचे के साइड में टेल होगा। यानी कि एक सिक्का है जिसमें 2 हेड हैं दोनों तरफ, यानी कि किधर से भी उलाटिए तो हेड ही रहेगा। इसमें ऊपर हेड है और नीचे टेल है, इसमें ऊपर हेड है नीचे टेल है। बोल रहा है कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है, इन तीनों सिक्कों को उछाला जाता है, उनमें से दोनों ओर हेड है, तो सभी उनमें से एक में दोनों ओर हेड है, तो सभी सिक्कों पर हेड आने की संभावना है। तो संभावना कैसे निकालेंगे? संभावना निकालना है, ठीक है। संभावना कैसे निकाल? देखिए तो याद रखिएगा, पहले सिक्के पर यानी प्रथम सिक्के पर हेड आने की संभावना, ठीक है। प्रथम सिक्के पे हेड आने की संभावना गुड़े
दूसरे सिक्के पर दूसरे यहाँ पे दूसरे लिख दे रहा हूं, दूसरे सिक्के पर हेड आने की संभावना गुणे तीसरे सिक्के पर हेड आने की संभावना, ये लिखेंगे तीसरे सिक्के पर हेड आने की संभावना। अब देखिए प्रथम सिक्के पर हेड आने की संभावना, इसे किसी भी तरह से उलाटिए आपका हेड ही आएगा, तो यानी कि संभावना इस पे एक प्रथम है, एक है, ठीक है, यानी कि आएगा ही आएगा, चाहे देखिए दोनों तरफ हेड है ना, मैं बताया हूं, तो एक तो आएगा ही आएगा इसमें। अब दूसरे सिक्के पर क्या है, तो दूसरे सिक्के यहाँ पे देखें ऊपर हेड है नीचे टेल है, अगर हम इसे उछाल रहे हैं तो हेड आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो यानी 50-50 चांस है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, यानी कि दो में से कोई एक ही आएगा, तो इसकी संभावना कितना है, दूसरे वाले पे 1/2 है। ऐसे तीसरे वाले पे देखिए हेड है और टेल है, तो इसमें भी दो संभावनाएं है, दो एक आने की संभावना रहेगा, या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से कोई एक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर 1 × 1 × 1, 1/1 एक हो जाएगा, और नीचे 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि सभी सिक्कों पर हेड आने की संभावना 1/4 आंसर हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अब हमने मैथ के आपको 20 क्वेश्चन कराए, साइंस के 20 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन हो जाएगी, तो ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल ने किया था। डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। रदरफोर्ड ईटा पर प्रोटॉन की खोज की थी, ईटा पर नाची याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि जल गैस किसका संयोजन है, तो जल गैस किसका संयोजन है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर गैस, तो सी और H2 का जल कॉम्बिनेशन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। वाट ये किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। डाइन ये भी बल का मात्रक है। तो वर्क का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल का मात्रक, जूल हो जाएगा, वर्क का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, हुज यूनिट इज लाइट ईयर, ये दूरी का मात्रक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर। केल्विन किसका ताप का होता है, याद रखिएगा। वोल्टेज विभवांतर का होता है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है, ये तीनों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर दिया है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ दिशा नहीं दी होती है, वो अदिश राशि होती है, और इसमें ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। बाकी बल आगुण संवेग ये दोनों क्या है, ये सभी बल आगुण और संवेग, इसमें दिशा दी होती है, ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाएंगे 27 नंबर, यह साबुन के कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, व्हाई डज सोप हेल्प इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पे जी का मान सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक होगा, भूमध्य पे कम होगा, कुतुब मीनार के ऊपर और माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कम होगा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो होगा वो अंटार्कटिका के कैंप में होगा, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है F-32/9 इंटू इक्वल टू C/5, ये सही है। बाकी देखिए पॉजिटिव में नहीं होता है, C-5 नहीं होता है, F-5 नहीं होता है, F-32 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, तो देखिए दिल्ली, देखिए मान लीजिए कि मसूरी पहाड़ों पे आपका पता है, मसूरी यहाँ पे है, दिल्ली आपका समतल एरिया पे यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्वथनांक है, तो आपको पता है कि पहाड़ों पे जाने पे जल का क्वथनांक कम होता जाता है, जैसे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, दिया वाष्प की गुप्त उष्मा होता है, वाष्प की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, दिया है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो आपको पता है ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलती है और निर्वात में सबसे कम। देखिए सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद ठोस के बाद उससे कम गति किस में रहेगी, तो द्रव में रहेगा, उससे कम गैस में रहेगा, और सबसे कम किस में रहेगा, निर्वात में रहेगा। याद रखिएगा जितना ज्यादा ठोस होगा उतनी ज्यादा ध्वनि की गति तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, यह पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है यानी कि त्यागता है, उस समय धनायन बनता है, और अगर ग्रहण करता है तो क्या बनता है? ऋणायन बनता है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 36 नंबर, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसने के नियम है? समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या अवोगाद्रो की परिकल्पना पर आधारित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आयतनों में अणुओं की जो संख्या समान होती है वो क्या होता है? अवोगाद्रो परिकल्पना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो भारी जल का अणु भार 20 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है। लार में कौन सा? टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन लिया जाता है? यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, कौन सा काम में लेते हैं? क्या होता है? याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के काम में हम लोग अवतल दर्पण को लेते हैं। अवतल 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 दर्पण को लेते हैं ना, यानी कि और उत्तल दर्पण किस में लिया जाता है? तो गाड़ी में पीछे की तरफ देखने के लिए, व्हीकल में पीछे की साइड देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का लेते हैं। अवतल दर्पण और कहाँ लिया जाता है? तो अवतल दर्पण जो लाइट लगी होती है ना रोड पे, उसमें भी अवतल दर्पण होता है कि थोड़ा फैलाकर दिखाया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नदी, ठीक है, तो झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से पहले जाना जाता था। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? तो ये तूफानी मौसम का सूचक होता है ना। अब देखिए नीचे आगे का क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा का सबसे छोटा है, और सबसे ज्यादा बड़ा किसका है? तो वो गुजरात के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? यानी कि मंथली मेंस्ट्रुअल लीव आपको मिल सके, तो ये स्पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाई गई थी? तो ये विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाई गई थी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बनाया था आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है महाराष्ट्र पहले स्थान पे, हरियाणा दूसरे, और तीसरे पे मध्य प्रदेश का स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। पहले नंबर पे कौन सा होता है? यूपी। पहले नंबर पे यूपी है। अब इस समय अगर आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि रिसेंट जनगणना के अनुसार अभी पूरे विश्व का सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो भारत है अपना। जनसंख्या में पहले चीन था, भारत पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तबला यंत्र बजाते थे, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। और एक बार आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। ये टेस्ट सीरीज सेम पेमेंट में आपको आप अपने सिस्टम पे भी लगा सकते हैं। सिस्टम पे लगाने के लिए आपको successcareer.classix.co.in पे आना है, और मोबाइल ऐप पे भी सेम पेमेंट करेंगे तो वही आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगा। ये सक्सेस करियर सर्च करिएगा, ये लोगो आएगा, और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप ई बुक और पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड, यहाँ पे ई बुक आपको सारे मिल जाएंगे, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और पीडीएफ दोनों की जो यहाँ पे ई बुक है और टेस्ट सीरीज है, दोनों में क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।